हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोगीक। आज जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। 12th क्लास का बायोटेक का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन होती है कि हम नेचुरल साइंस को और मॉलिक्यूलर जो सेल्स है, टिश्यू है, उन सबको मिक्स करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करें जो हमें हमारे लिए यूजफुल रहते हो। बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में होता है। पहले के टाइम पे जैसे दही जमाते हैं या कुछ भी और काम करते हैं, तो ये सारे के सारे किस में इन्वॉल्व होते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं। अकॉर्डिंग टू EFB, EFB का मतलब क्या होता है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी थी और वो डेफिनेशन क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करना है किसके साथ? एंड ऑर्गेनिज्म। हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस में क्या क्या आता है? बायोकेमिस्ट्री आती है, इंजीनियरिंग टेक्निक्स आती है। किसके साथ इंटीग्रेट करना है? ऑर्गेनिज्म के साथ। और ऑर्गेनिज्म के क्या? या तो सेल्स या फिर ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट, जस्ट लाइक टिश्यू या कुछ भी। देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग वो होता है जिसमें हम सेल या टिश्यू को आर्टिफिशियली लैब में कल्चर करते हैं फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। और किस लिए हमने इन दोनों को इंटीग्रेट किया है? ताकि हमें प्रोडक्ट मिल सके, ताकि हमें सर्विस मिल सके। ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? टू प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है कि हमारे पास कोई डीएनए है या हमारे पास कोई आरएनए है। यदि हम इनकी केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंज कर दें, जस्ट लाइक इसकी एक जो स्ट्रैंड है उस स्ट्रैंड में से कुछ हम चेंज कर दें, या फिर आरएनए की स्ट्रैंड है, आरएनए की स्ट्रैंड में से हम कुछ चेंज कर दें, चेंज करने के बाद इनको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दें। चेंज करने के बाद इन्हें क्या करें? होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दें। फिर होस्ट सेल के अंदर जो हमने चेंज जो डीएनए डाला है उस डीएनए का रेप्लिकेशन कराए और हमें प्रोडक्ट है वो रिसीव होता है। इसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स के साथ कोई चेंजमेंट करना उसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, जो सेकंड प्रिंसिपल है वो सेकंड प्रिंसिपल क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है? जैसे हमने इस पर्टिकुलर डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जो इसकी स्ट्रैंड है उसके अंदर चेंजमेंट किया, देन हमने इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब ये होस्ट मानो ई कोलाई है, ई कोलाई के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हमें ई कोलाई से कोई प्रोडक्ट चाहिए, जो हमने ट्रांसफर किया है वो पर्टिकुलर किसी प्रोटीन की फॉर्मेशन करता होगा। अब हमें वो प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस ई कोलाई को, जिसके अंदर जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, रिकम्बिनेंट डीएनए मतलब जो चेंज किया हुआ है वो डीएनए है, उसको क्या करेंगे? कल्चर करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, लार्ज स्केल पर ग्रो करेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है? हम यहाँ पर जो माहौल है वो बिल्कुल सेटेराइल रखते हैं, मतलब यहां पर केवल और केवल ई कोलाई ही ग्रो कर सकता है। अनदर जो बैक्टीरियाज है, अनदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ना करे। हम इस तरीके की कल्चरल कंडीशन यहां पर रखेंगे, उसे बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। अब जो थर्ड टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो तो होता है टूल्स नीडेड फॉर बायोटेक्नोलॉजी। बट उससे पहले हम जानते हैं पॉल बर्ग के बारे में। पॉल बर्ग कौन थे? इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। कौन थे ये? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग।
अब पोल बर्ग ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला है? पोल बर्ग ने फर्स्ट टाइम SV40 नाम के वायरस के जीन को बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर किया था। क्या किया था इन्होंने? फर्स्ट टाइम इन्होंने SV40 वायरस के जीन को बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर किया था। और किसको यूज किया था इन्होंने? लैम्डा फेज को यूज करके। लैम्डा फेज को यूज करके इन्होंने जो ये वायरस का जीन है इसको बैक्टीरियम के अंदर डाला था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। अब हमें ये समझना है कि जो आरडीएनए है, आरडीएनए का मतलब क्या होता है? रिकम्बिनेंट डीएनए। और रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है? वो डीएनए जिसके अंदर जो वेक्टर डीएनए है उसकी और जो डिजायर डीएनए है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मतलब वो डीएनए दो डीएनए से मिलकर बना हो। अब फर्स्ट टाइम जो आरडीएनए है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? वो किसने बनाया था? तो वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। पहले साइंटिस्ट का जो नाम है वो है कोहन, स्टैनले कोहन, और सेकंड जो साइंटिस्ट है उनका नाम है हर्बर्ट बोयर। अब जो ये कोहन साइंटिस्ट है उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या था? साल्मोनेला टाइफाई। अब साल्मोनेला, हमें बैक्टीरिया के बारे में ये पता है कि बैक्टीरिया के अंदर एक क्रोमोसोम होते हैं जो सर्कुलरली प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से न्यूक्लियोइड बोलते हैं जिसे, और एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड का क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली होता है। इसके जो रेप्लिकेशन है, प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन है, ना वो न्यूक्लियोइड के साथ इंटरफेयर करता है, ना ही न्यूक्लियोइड का रेप्लिकेशन प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के साथ इंटरफेयर करता है। जस्ट लाइक ऐसा नहीं होता यदि हम इसमें से प्लाज्मिड निकाल दें तो ये जो बैक्टीरिया है वो मर जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया, कोहेन ने, इन्होंने जो साल्मोनेला टाइफाई है जो कि टाइफाइड कोज करता है, उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया। अब बैक्टीरिया के टाइफाइड को जो प्लाज्मिड है वो बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद इस जो ये प्लाज्मिड है इसको कट किया, और कट किसकी हेल्प से किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से किया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से इन्होंने ये जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है इसको कट करवाया। साथ के साथ एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डीएनए लेते हैं, उसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाते हैं। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्यों कट करवाया जाता है? ताकि हमारे पास जो सीक्वेंस जनरेट हो वे दोनों के दोनों क्या रहे? सेम रहे। यदि हम डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाएंगे तो जो डिफरेंट साइट आएगी हमारे पास, और यदि हमारे पास डिफरेंट साइट आई तो हम जो बॉन्डिंग है, जो लिंकेज है इनकी, वो नहीं हो पाती। इसलिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाने के बाद ही आरडीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म की जाती है। अब क्या किया इन्होंने, यहाँ पे एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डीएनए को भी कट करवा लिया, यहाँ पे प्लाज्मिड को भी कट कर लिया। देन इस पोर्शन को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं, और जोड़ने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लाइगेज एंजाइम। क्या बोलते हैं उसे? लाइगेज एंजाइम। अब क्या करते हैं कि ये हमारे पास प्रिपेयर हो गया रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्या हो गया ये हमारे पास? रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब यदि हम इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, मानो यहां पे कोई होस्ट है हमारे पास, एक बैक्टीरिया की शेल है, कोई भी बैक्टीरिया मान लो जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, इस तरीके का बैक्टीरिया ले लिया, यहां पर हमने इसको इसके अंदर इंजेक्ट करवा दिया। किसको? रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को। अब जैसे ही प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा, सो ये 2 के अंदर कन्वर्ट होगी, 2 4 के अंदर कन्वर्ट होगी, 4 8 के अंदर कन्वर्ट होगी, और यहां से हमें जो प्रोटीन मिल रहा है वो हमें ज्यादा अमाउंट में मिलने
लगेगा। तो जैसे ही हमने जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसको होस्ट के अंदर डाला, होस्ट के अंदर डालने के बाद हमें होस्ट को एक लार्ज कल्चर पर ग्रो करना होता है, और ग्रो करने के बाद वहां से प्रोडक्ट को हम रिसीव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आरडीएनए है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, वो किन दो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था? कोहेन एंड बोयर के द्वारा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है टूल्स, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ recombinant DNA टेक्नोलॉजी। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमें किस किस टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद हमें क्या करना होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम कट करवाएंगे, तो हमें क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? पीसीआर करते हैं, सॉरी पहले करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम करेंगे पीसीआर। पीसीआर के बाद हमारे जो नंबर है वो डीएनए के इंक्रीज हो जाएंगे, उसको हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और ट्रांसफर करने के बाद हम जो प्रोडक्ट है उसको रिसीव कर लेंगे। प्रोडक्ट को रिसीव करने के बाद हम क्या करते हैं? उसकी डाउन स्ट्रीमिंग करते हैं। सो हमें इसमें जो टूल्स कौन कौन से हो गए हमारे पास? रिकम्बिनेंट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो हो गए। सेकेंडली हमें होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ये चाहिए। सो ये क्या हो गए? हमारे टूल्स हो गए। सो अभी हम पढ़ते हैं किसके बारे में? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए गए थे, जो फर्स्ट टाइम किसी के द्वारा ऑब्जर्व किए गए थे, उनका नाम है डब्ल्यू आर्बर। डब्ल्यू आर्बर ने, आई थिंक, मैं करेक्टली श्योरली नहीं हूं, बट आई थिंक यही डेट थी, यही ईयर था जब इन्होंने डेवलप किया था किसको? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में इन्हें पता चला था। सो डब्ल्यू आर्बर ने बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि हमारे जो कि प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो काम होता है वो क्या होता है? कटिंग करने का काम होता है। इन्होंने इस तरीके से ऑब्जर्व किया कि कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है और वो डीएनए को कट कर रहे हैं, और वो भी एक स्पेसिफिक साइट पे। तो इन्होंने बताया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो क्या है? एक एंजाइम है। अब इस एंजाइम को हम क्या क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर सीजर। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सीजर क्यों बोलते हैं ये तो आपको पता ही होगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उनका काम होता है डीएनए की कटिंग करना, डीएनए को कट करना, और कट हम किसकी हेल्प से करते हैं? सीजर की हेल्प से। इसलिए जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसको बायोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। नीट के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मोस्टली यहां से आते हैं, और काफी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये नीट के लिए, तो अच्छे से पढ़ना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब हमें ये देखना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कितने टाइप का होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो टाइप का होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस में क्या फर्क है? एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट से काटता है, लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस है वो डीएनए को केवल एंड से काटता है। ठीक है, जो एक्सोन्यूक्लियस है वो केवल एंड से न्यूक्लियोटाइड्स हटाएगा,
लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट पर काटेगा, लास्ट में या एंड पे नहीं काटता है। ठीक है, तो ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। अब हमें पढ़ना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कितने टाइप के होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड है वो हमारे लिए जरूरी होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन पढ़ना हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड है वो ही यूज होता है किस लिए? कटिंग ऑफ डीएनए में। बाकी ये दोनों यूज नहीं होते। इसको डीएनए की कटिंग करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? केवल Mg2 पॉजिटिव की। और इनको अपना काम करने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की, Mg2 पॉजिटिव की और एस एडिनोसाइल मिथियोनिन की भी। सेम टू सेम इनके लिए है। किसकी इनकी रिक्वायरमेंट होगी? एटीपी की, Mg2 पॉजिटिव की और एस एडिनोसाइल मिथियोनिन की। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड है वो ना केवल साइट को रिकॉग्नाइज करता है बल्कि कट भी करता है। ये केवल स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, कट नहीं करते, नॉट कट। ये भी सेम टू सेम थर्ड के जैसे ही होता है, केवल और केवल स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज ही करते हैं, कट नहीं करते। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये सिंपल होता है, केवल 1 से बना होता है। और ये कितने से बना होता है? ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसलिए हम जिसके बारे में पढ़ते हैं वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड। अब यदि हमसे कोई पूछे कि रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस है वो केवल और केवल सेकंड ही क्यों यूज होता है, उसकी रीजन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड है वो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। डीएनए 2 स्ट्रैंड से बना होता है, हमें पता है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। सेकेंडली, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड है उसको काम परफॉर्म करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी उससे डीएनए की कटिंग करने के लिए किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और हमारा जो शरीर है वो ऐसी चीजों को ज्यादा बढ़ावा देता है जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, सो ये हो गए टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हमें जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, ये बहुत लेंथी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में ये पढ़ना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस टाइप के, मतलब जो डीएनए है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, बड़ा सारा है ना। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कौन से डीएनए की कौन से साइट को काटता है? अभी तक हम पढ़ रहे थे स्पेसिफिक साइट। सो ये स्पेसिफिक साइट क्या होती है, कौन से साइट के लिए किस तरीके का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है। सो पहले जो डीएनए है पूरी की पूरी लेंथ, उस लेंथ को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पूरा का पूरा एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो अपनी साइट को ढूंढेगा। अपनी साइट को मतलब जो ई कोर आई है, एग्जांपल के लिए देखो ई कोर फर्स्ट की जो सीक्वेंस है वो होती है GAATTC या TCTTAAG। तो ये हो गया एक फर्स्ट स्ट्रैंड, ये हो जाएगी सेकंड स्ट्रैंड। सो ये ई कोर फर्स्ट है, यदि यहाँ पर ई कोर फर्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और इसको प्रोसेस करने के लिए बोला जाए तो ये डीएनए को एनालाइज करेगा और एनालाइज करके वो पोर्शन ढूंढेगा जहां पर GAATTC प्रेजेंट हो, इस तरीके के सीक्वेंस प्रेजेंट हो। तो अब ये क्या करेगा? ई कोर फर्स्ट यहां से काट देगा और यहां से काट देगा। ऐसे ही यदि ई कोर फर्स्ट के बजाय हिंद सेकंड है, हिंद फर्स्ट है, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं जैसे बाम फर्स्ट, सेल फर्स्ट, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, PVU सेकंड, इस तरीके के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि प्रेजेंट
होते हैं और वो अपनी एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे और स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करने के बाद ही वो उसे कट करेंगे। अब ये स्पेसिफिक साइट में आप एक चीज देख रहे होंगे GAATTC, यदि हम इसको बैकवर्ड पढ़ते हैं तो भी GAATTC ही होता है। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं मल, ये एम है, ये मल या लम, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। इस तरीके से जो मलयालम है उसको यदि हम फॉरवर्ड से पढ़े या बैकवर्ड से पढ़े, वो दोनों मलयालम ही पढ़ा जाता है। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको फॉरवर्ड पढ़े या बैकवर्ड पढ़े, वो दोनों के दोनों सेम पढ़े जाते हैं, उसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड। और ये सीक्वेंस जिसको फॉरवर्ड पढ़ के या आगे से पढ़ के या पीछे से पढ़ के बिल्कुल सेम रीड करी जाती है, तो इन सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस तरीके की साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, ना केवल ईक और फर्स्ट, बल्कि ईच एंड एवरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक साइट और फिर देन कट इट। सो ये है कटिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसके बाद हमें पढ़ना है कि यदि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है तो कट करने के बाद किस किस तरीके के एंड प्रोड्यूस करता है? GAATTC, ईक और फर्स्ट का एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल काफी बार आता है पेपर में। ठीक है, इसको कट कौन करेगा? ईक और फर्स्ट करेगा, इसको भी ईक और फर्स्ट ही करेगा क्योंकि सीक्वेंस ही उसी की है। अब ईक और फर्स्ट के पास टू चॉइसेस है, या तो वो इसको इस तरीके से कटिंग कर दे और इस तरीके से कटिंग करेगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? CTTAA, यहां पे क्या AATTC और यहां पे G। इस तरीके की जो कटिंग करने के बाद इस तरीके का कुछ रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर क्या है? यहां पर अनपेयर बेस प्रेजेंट है, यहां पे भी अनपेयर बेस प्रेजेंट है। सो ये दोनों अनपेयर बेस एक दूसरे के साथ पेयरिंग करने के लिए काफी उत्सुक होते हैं, मतलब काफी ये इजीली पेयरिंग कर लेते क्योंकि इन्हें रिक्वायरमेंट है दूसरे की अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। और सेम टू सेम एक चॉइस ये होती है कि एक और फर्स्ट इसको यहां से कट कर दे, तो GAACTT TTC AAG, तो इस तरीके की सीक्वेंस आ जाए। अब इसमें क्या है? अनपेयर्ड बेस प्रेजेंट नहीं है। अनपेयर्ड बेस प्रेजेंट नहीं है तो किसी भी बेस के लिए कोई नीड नहीं है कि वो किसी और के साथ पेयरिंग करे, इवन करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसे तो जरूरत है ही नहीं ना। तो हमें रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए, रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए किस तरीके की एंड की रिक्वायरमेंट होती है? हमें इस तरीके की एंड की रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर अनपेयर्ड बेस प्रेजेंट हो। अनपेयर्ड बेस प्रेजेंट होने की वजह से वो इजीली पेयरिंग कर ले। ठीक है, अब इस तरीके के एंड को क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड। स्टिकी एंड का मतलब जो स्टिक हो जाए, जो स्टिक होने के लिए उतावले हो, वो होते हैं स्टिकी एंड। और जो एंड जिसके अंदर अनपेयर्ड बेस प्रेजेंट नहीं होते उसे बोलते हैं ब्लंट एंड। अब हमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी में केवल और केवल स्टिकी एंड ही जरूरत होती है। यदि हमने एक प्लाज्मिड का डीएनए कट करना है तो हमें स्टिकी एंड ही चाहिए। यदि हमें डिजायर्ड डीएनए कट करना है तो भी हमें स्टिकी एंड ही चाहिए। और यदि हम प्लाज्मिड और डिजायर एंड दोनों के डीएनए को अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे तो रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। हमें सेम के सेम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसी से कट करना पड़ेगा ताकि जो पेयरिंग है वो इजीली हो जाए। अब टी के साथ हमें ए ही चाहिएगा, टी के साथ हमें ए ही चाहिएगा, ए के साथ हमें टी ही चाहिएगा, यही बनेगा ना। यदि हम यहाँ पे कोई दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करें तो वो अपनी सीक्वेंस देखेगा, अपने सीक्वेंस को कट करेगा, सो वो हमारे इसके काम नहीं आएगी। सो ये तो था कि कौन कौन से एंड प्रोड्यूस होते हैं यदि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाते हैं। इसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में है वो है नोमेनक्लेचर। क्योंकि बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सो हमें इसके नोमेनक्लेचर के बारे में भी पढ़ना है।
नोमेनक्लेचर का क्या सीन है, हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कैसे नाम देते हैं, ई कोर फर्स्ट को ई कोर फर्स्ट ही क्यों बोला और कुछ क्यों नहीं बोला, हिंद सेकंड को हिंद सेकंड ही क्यों बोला, बाम फर्स्ट को बाम फर्स्ट ही क्यों बोला, सेल फर्स्ट को सेल फर्स्ट ही क्यों बोला, पीवीएस को फर्स्ट क्यों ही बोला। सो इन सारे के नाम के बारे में, नोमेनक्लेचर के जो रूल्स है उसके बारे में हम जानते हैं। और रूल क्या कहता है कि जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, और वो लेटर कहां से लिया जाएगा, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वहां से। सेकंड एंड थर्ड जो लेटर है वो स्मॉल रहेंगे, और कहां से लिए जाएंगे, स्पीसीज के लेटर से, आगे के दो। फोर्थ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, और ये कैसा रहेगा, ये भी हमेशा कैपिटल ही रहेगा। और जो फिफ्थ है या लास्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया से हमने ई कोर फर्स्ट बैक्टीरिया जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको आइसोलेट किया। फर्स्ट का ये मतलब है कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, ई कोराई से, ये पहला एंजाइम, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो निकाला गया है। सो ये है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन से नंबर वाला एंजाइम है, इस बैक्टीरिया से ये कौन से नंबर वाला एंजाइम निकाला गया है। ऐसा तो है नहीं कि एक बैक्टीरिया में एक ही एंजाइम मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स मिलते हैं। सो इसका एग्जांपल हम ई कोर फर्स्ट ही कर लेते हैं। ई कोर फर्स्ट में क्या है, ई कोर फर्स्ट, यही नाम है ना, तो पहला अक्षर कैपिटल, और कहां से लिया, ई कोलाई का जो जीनस है एस्चेरिचिया, कोलाई कहां से लिया, कोलाई, सॉरी ये तो इसके साथ ही आएगा, और ये स्मॉल है। आर का क्या मतलब है, आर का मतलब है स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होती है ई कोराई की, RY13। और फर्स्ट का क्या मतलब है, ऑर्डर, यानी ये पहला ऐसा एंजाइम है जो ई कोराई बैक्टीरिया से निकाला गया है। सो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हमें जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में एक जरूरी बात है वो पढ़ने को क्या होती है, वो है कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था। सो पहला एंडोन्यूक्लियस था हिंद सेकंड, ऐसे, ठीक है। अब इस हिंद सेकंड को किससे निकाला गया है, किससे आइसोलेट किया गया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई बैक्टीरिया। बस इसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में हमें पढ़ना है वो ये है कि नाउ आर डेज, अभी तक 900 अप्रोक्सीमेटली 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया गया है 230 स्ट्रेन से, केवल और केवल 230 स्ट्रेन से 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया गया है या आइसोलेट कर लिया गया है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है 230 स्ट्रेन है, केवल 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे पास आ गए, मतलब एक एक स्ट्रेन से नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया गया है। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसके जो साइंटिस्ट थे W. आर्बर, स्मिथ और नाथन, इन सबको अप्रोक्सीमेटली 1978 के टाइम पर नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस RDNA टेक्नोलॉजी के लिए, वो क्या होगा, वो होता है वेक्टर। और वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, RDNA टेक्नोलॉजी के लिए। अब जो RDNA टेक्नोलॉजी है उसमें वेक्टर वर्ड आपने सबने सुना होगा, क्या होता है, मानो मलेरिया है, अब मलेरिया किससे कोज होता है, हम सबने पढ़ा है,
प्लाज्मोडियम से। क्लियर है? लेकिन ये प्लाज्मोडियम डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग के शरीर के अंदर नहीं आता। ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। और किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? मॉस्किटो के द्वारा। और मॉस्किटो का नाम क्या है? एनाफिलिस मॉस्किटो। ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के द्वारा ह्यूमन बीइंग के अंदर पहुंचाया जाता है। सो दिस मॉस्किटो इज कॉल्ड व्हाट? दिस मॉस्किटो इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर का काम क्या होता है? वेक्टर का काम होता है किसी भी चीज को ट्रांसफर करना, किसी भी चीज को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। सो वो ही सेम वेक्टर हम यहां पर यूज करते हैं। अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी में ऐसा तो है नहीं कि हम हार्मफुल बैक्टीरिया को या फिर हार्मफुल वेक्टर्स को यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें तो हमारे फायदे के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, हमारे सर्विसेज के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना। तो हम एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर में जो जेनेटिक क्रॉप्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो हम यहां पर वो वेक्टर यूज करेंगे जो आरडीएनए को इजीली कहां पर? अपनी डेस्टिनेशन तक या फिर होस्ट के अंदर पहुंचा सके। काम क्या होता है वेक्टर्स का? ट्रांसपोर्टेशन करना। अब हमें यह देखना है कि यदि हम बात करें किसकी? यदि हम बात करें प्लांट्स की, यदि हम बात करें एनिमल की, यदि हम बात करें किसकी? प्रोकैरियोट्स की। प्लांट्स में जो हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है टीआई प्लाज्मिड। इंपॉर्टेंट है, आगे भी पढ़ेंगे। एनिमल में होती है रेट्रोवायरस। फेमस की बातें कर रहे हैं हम। और प्रोकैरियोट्स में मोस्टली हम बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लेते हैं। ठीक है। So these are the vectors which are used in the rDNA technology for plants. TI plasmid, TI plasmid के बारे में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से जानेंगे। इस चैप्टर में हमें ये पता है कि TI प्लाज्मिड होता है वो एक बैक्टीरिया से एक्सक्रेट आउट किया जाता है, जो कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं उन प्लांट्स के अंदर क्राउन गोल के नाम से एक ट्यूमर कोज करता है। और इस ट्यूमर कोज करने की डिजीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हमें ये अपना वेक्टर यूज करना है तो हम क्या करेंगे? इसकी जो डिजीज कोज करने वाली पावर उसको क्या करेंगे? कट करेंगे, या फिर इसकी डिजीज कोज करने वाली पावर को खत्म करेंगे। ऐसे ही रिट्रोवायरस भी हमारे अंदर डिजीज कोज करता है, तो डिजीज कोज करने की पावर को खत्म करेंगे और उसके बाद हमारा जो आरडीएनए है या बेनिफिशियल डीएनए है उसको ट्रांसफर करेंगे। और प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया का है ही। अब हमें ये देखना है कि एक वेक्टर को, यदि हम कोई वेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं तो वेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ना जो हम उसे सिलेक्ट करें। कौन ऐसे तो हर किसी को वेक्टर क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे? कुछ ना कुछ एक पैरामीटर बना हुआ है, वो पैरामीटर में हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज इस पैरामीटर के अंदर सुटेबल हो रही है या नहीं हो रही। सो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसको हम वेक्टर के लिए रखते हैं? सो ओ आर आई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? दिस इज द वेक्टर। वेक्टर के अंदर यहां क्या प्रेजेंट होता है? ओ आर आई। ओ आर आई का जो मतलब है वो क्लियर हो रहा है, रेप्लिकेशन, जो इस चीज का रेप्लिकेशन करे। सो पहले हमें वेक्टर में ये देखना है कि भाई तेरे अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है या नहीं है। यदि उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है तो वो खुद की कॉपी भी बनाएगा और हमारे जो डीएनए डाला है, मानो यहां पर इस तरीके से जो हमने हमारा डिजायर डीएनए डाला है उस डीएनए की भी कॉपी बनाएगा। तो पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना उसके लिए नेसेसरी है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी डिपेंड करता है, कोई एक कॉपी बनाए। मानो हमारे पास ये एक होस्ट है, होस्ट के अंदर ये हमने अपना प्लाज्मिड डाल दिया। इस प्लाज्मिड के अंदर केवल और केवल दो टेंडेंसी होती है ना कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो केवल इसकी एक ही कॉपी बना के रह जाए और बाकी कॉपी नेक्स्ट जनरेशन में बने। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसकी नंबर ऑफ कॉपी भी बनवाए, इससे जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें इजिली ऑब्टेन हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द कंडीशन विच इज यूज फॉर डिटरमाइन द वेक्टर इज नेसेसरी और नॉट।
हुआ क्लियर? इसके बाद जो सेकंड है वो होता है रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस, या फिर इसे क्लोनिंग सीक्वेंस भी बोला जाता है। और रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? जैसे दिस इज द वेक्टर दैट इज प्लाज्मिड। अब इसमें हमें क्या करना होता है? अब ऐसा तो है नहीं ना कि इसको चौड़ा कर दिया, इसको चौड़ा कर दिया, यहां पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ऐसा तो नहीं है। हमें इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना पड़ेगा। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कब कट होगा? ये तभी कट होगा जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट यहां पर प्रेजेंट होगी। यदि मानो ये साइट ही यहां पर प्रेजेंट नहीं है तो ये कटेगा नहीं, प्लाज्मिड ही नहीं कटेगा। और प्लाज्मिड कटेगा ही नहीं तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां से आएगा, या फिर हमारा डिजायर्ड डीएनए कहां से आएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए हमें पहले क्या देखना होता है कि ये साइट इसके अंदर प्रेजेंट हो, इस पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर, ताकि हम इस पर्टिकुलर वेक्टर को कट कर सके, यहां पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सके, और फिर इसके बाद इसका ओरिजिन ऑफ मतलब इसका रेप्लीकेशन कर सके। तो रिकॉग्नाइज सीक्वेंस भी हमें देखनी होती है। अब हम एक बात आपको बताते हैं, वो बात ये है कि मानो ई कोर फर्स्ट है, मानो वो ही मान लेते हैं, ई कोर फर्स्ट सीक्वेंस प्रेजेंट होनी नेसेसरी होती है, लेकिन मानो ये सीक्वेंस यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, और यहां पे भी है, मान लो ऐसा मान लेते हैं हम। तो ये क्या करेगा? ये ई कोर फर्स्ट यहां से भी काट देगा, 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 और यहां से भी काट देगा। मतलब इतनी जगह यदि इसकी सीक्वेंस प्रेजेंट हुई तो ये पूरे के पूरे प्लाज्मिड के क्या कर देगा? टुकड़े टुकड़े कर देगा ना। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन मानो हमारे पास ई कोर फर्स्ट भी है, हमारे पास हिंद सेकंड भी है, हमारे पास पीयू फर्स्ट भी है, हमारे पास पीएसटी फर्स्ट भी है, या हमारे पास दो चार और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी है। और इसके अंदर केवल और केवल ई कोराई की ही साइट्स हुई, ई कोराई की रेस्ट्रिक्शन सॉरी ई कोराई की जो रिकॉग्निजेशन साइट हुई, तो हम केवल और केवल ई कोराई पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। और यदि इतनी सारी साइट हुई तो ये सारा का सारा तो इसे टुकड़े टुकड़े में बांट देगा, और टुकड़े टुकड़े में बांट देगा तो हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां डालेंगे? लाइगेज थोड़ी ना करते रहेंगे हर चीजों को। सो एक जो वेक्टर जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उस वेक्टर में हम ये देखते हैं कि पहली बात एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट ना हो, क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट हुई तो वो सारे के सारे प्लाज्मिड के सारे वेक्टर के जो वेक्टर का जो डीएनए है उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो वो चीज तो अच्छी नहीं है। दूसरा, हम उस वेक्टर के अंदर ये देखते हैं कि उसके अंदर ई कोराई की भी साइट हो, उसके अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट हो, ताकि हम इसको यूज करें, इसको ना यूज करें तो इसको कर ले, इसको यूज ना करें तो इसको कर ले। सो दिस इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ वेक्टर। समझ में आई? अब जो थर्ड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होता है सिलेक्टेबल मार्कर। इसे तो समझ आ रहा है ना मार्कर में? सो वो यही है। सिलेक्टेबल मार्कर का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि अब की बार हमने ले लिया पूरा का पूरा प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का नाम है PBr322। PBr322 के बारे में हम बात कर लेते हैं कि PBr322 है वो फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। और PBr322 जो है, P डिनोट करता है प्लाज्मिड, B डिनोट करता है बोलीवर, और R डिनोट करता है रेड्रिक्वेज, जो कि साइंटिस्ट के नाम है जिसने इसको डेवलप किया था। और 322 क्या डिनोट करता है? वो ये डिनोट करता है कि इस नंबर का एंजाइम है। लैब में उस टाइम बहुत सारे एंजाइम बन रहे होंगे, सॉरी लैब में उस टाइम बहुत सारे प्लाज्मिड बन रहे होंगे, तो ये 322 नंबर का प्लाज्मिड है। ठीक है, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसको हम वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। अब इसमें क्या है? यहां पे प्रेजेंट होता है एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस, यहां पे प्रेजेंट होता है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस, यहां पे
यहां तक के पोर्शन में प्रेजेंट होती है बाउम फर्स्ट, यहां से प्रेजेंट होता है साल फर्स्ट, यहां पे आसपास कहीं प्रेजेंट होता है ओराई, यहां पे प्रेजेंट होता है रोप के जीन, यहां पर प्रेजेंट होता है पीवीयू फर्स्ट, यहां पे प्रेजेंट होता है पीवीयू सेकंड, यहां पे प्रेजेंट होता है पीएस सेकंड, सॉरी पीवीयू सेकंड, और यहां पे प्रेजेंट होता है ई कोर फर्स्ट, काल फर्स्ट, और यहां पे हिंद थर्ड। ये सारे क्या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हमने माना कि हमने इस प्लाज्मिड के अंदर, ऊपर का रिमूव कर देती हूँ ताकि इजीली दिखे, यहां से ये भी हटा देती हूँ। अब हमने माना कि हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो इस प्लाज्मिड के अंदर डालना है। अब इस प्लाज्मिड के अंदर हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने के लिए क्या करेंगे, इसकी किसी ना किसी एक साइड को कट करेंगे। मानो हमने बाम से कट कर लिया, इस पोर्शन से कट कर लिया हमने, यहां से प्लाज्मिड को हटा के हमने क्या डाल दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब मानो यहां पर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, लेकिन यहां की साइट है वो तो कट हो गई। कट होने की वजह से क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पे तो क्या आ गया, यहाँ पे तो दूसरा डीएनए आ गया, हमारा डिजायर्ड डीएनए आ गया। अब ये जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है वो केवल और केवल एम्फिसिलिन के लिए ही रेसिस्टेंस करेगा, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंस नहीं करेगा। क्लियर बात। क्या करेगा ये, मानो यहां पर कोई एम्फिसिलिन का कोई डाल दे, एम्फिसिलिन डाल दे इसके कल्चर में, सो ये जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है वो नहीं मरेगा, या ये प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया के अंदर है वो नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर हम टेट्रासाइक्लिन डाल देते हैं तो ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड वहां पर मर जाएगा। अब जो सिलेक्टेबल मार्कर है उसका क्या मतलब होता है, सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है अब हमें ये सिलेक्ट करना है कि जो हमने जो सेल बनाई है, जो हमने ये प्लाज्मिड बनाया है, उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। अब आप ये देखना कि हमने सारा प्रोसेस किया, हमने एक प्लाज्मिड लिया, हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, तो दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस होती है कि ये प्लाज्मिड ऐसा का ऐसा रहे, बिल्कुल सेम, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर जाए ही ना। और दूसरी कंडीशन होती है कि ये प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो चला जाए। अब हम इसे क्या करेंगे, होस्ट में डालेंगे। होस्ट में डालने के बाद भी बहुत सारी कंडीशन आती है, और उस बहुत सारी कंडीशन में क्या है, ऐसे इसमें पहले वाले में मान लो ये चला गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, दूसरे वाले में मानो ये वाला चला गया, और तीसरे वाले मानो चला ही कुछ गया ही नहीं। सो ये जो सेल होगी, ये सेल कैसी होगी, ये सेल होगी ट्रांसफॉर्म तो होगी, इसके अंदर प्लाज्मिड तो गया है, लेकिन ये रिकम्बिनेंट नहीं होगी। रिकम्बिनेंट का मतलब इसके अंदर वो प्लाज्मिड नहीं गया जो कि रिकम्बिनेंट हुआ है, इसके अंदर केवल और केवल सिंपल प्लाज्मिड गया है। और ये सेल कैसी होगी, ट्रांसफॉर्म भी हुई है और रिकम्बिनेंट भी हुई है। और इस सेल के अंदर कोई ना तो ट्रांसफॉर्म हुआ है, ना कोई प्लाज्मिड गया है, और प्लाज्मिड ही नहीं गया तो रिकम्बिनेंट होने का क्या चक्कर है। तो ये सेल कैसी होगी, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सेम टू सेम जो है उसके अंदर वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये तीन कंडीशंस है। अब हमने क्या किया यहां पर, अब यहां से हम यहां पे आते हैं, इन तीन कंडीशन में ये देखते हैं कि हम क्या करते हैं, प्लेट रेडी करते हैं। एक लैब के अंदर ही हम प्लेट रेडी करेंगे, उस प्लेट में क्या करते हैं, तीनों तरह की तीनों जो सिचुएशन है वो तीनों सिचुएशन डाल देते हैं। जस्ट लाइक एक में हमने सिंपल प्लाज्मिड डाल दिया, एक में हमें कुछ भी नहीं डाला, और एक के अंदर हमने ये जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल सकते हैं, वो हमने डाल दिया। अब इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड में यहां पर हमने टेट्रासाइक्लिन को खत्म कर दिया, टेट्रासाइक्लिन डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरा, मतलब ये टेट्रासाइक्लिन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें इसको मारना थोड़ी ना है, हम इसको मारेंगे नहीं, तो हम क्या डालेंगे, एम्फिसिलिन डालेंगे। एम्फिसिलिन जब हम डालते हैं
एम्फिसिलिन जब हम डालेंगे तो ये तो सेल यू की यू मर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। बचेगी हमारे पास कौन सी, ये दोनों सेल बचेगी, क्योंकि इसके अंदर तो एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों प्रेजेंट है, और इसके अंदर केवल और केवल एम्फिसिलिन ही प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों सेल है, जो दोनों हमारे पास कॉलोनी है, इस कॉलोनी में से थोड़ी थोड़ी कॉलोनी लेके, इस कॉलोनी में से थोड़ी थोड़ी कॉलोनी लेके एक दूसरी प्लेट के अंदर ग्रो करेंगे। थोड़ी थोड़ी कॉलोनी ली, ए की और बी की, ठीक है। अब यहां पर हम क्या डालेंगे, यहां पर हम डालेंगे टेट्रासाइक्लिन। जैसे ही हम टेट्रासाइक्लिन डालेंगे, ये वाली कॉलोनी सरवाइव कर जाएगी और ये वाली कॉलोनी मर जाएगी, है ना। अब हमें ये पता चल गया कि ये सरवाइव करगी, माने ये सरवाइव करगी, तो ये तो हमारी है नहीं, ये तो वो नहीं है जिसके अंदर हमने चेंज किया है। ये वाली कॉलोनी मर गई है, तो मतलब ये वाली कॉलोनी वही है जिसके अंदर हमने चेंज किया है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली कॉलोनी को लेकर झटपट किसके अंदर डाल देते हैं, बायो रिएक्टर के अंदर डाल देते हैं, वहां से अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। सो दिस इज द सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर की वेक्टर के अंदर रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ताकि हम ये सिलेक्ट कर सके कि ट्रांसफॉर्म सेल कौन सी है, रिकम्बिनेंट सेल कौन सी है, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल कौन सी है, नॉन रिकम्बिनेंट कौन सी है, और अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है उस तक पहुंच सके। सो दिस इज द वेक्टर। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। 2 मिनट का ब्रेक। सो अब पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। हमने टूल्स पढ़ लिए, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। अब हमें फटाफट क्या कर देना है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी को प्रोसेस कर देना है, आइसोलेट करना है। किसको, जेनेटिक मटेरियल को। अब क्या है हमारे पास, मान लो डीएनए है, सॉरी मान लो बैक्टीरिया है, मान लो प्लांट है, मान लो फंगी है, सही है ना। सो हमें बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल चाहिए, प्लांट का जेनेटिक मटेरियल चाहिए, फंगी का जेनेटिक मटेरियल चाहिए। ओनली ऐसा थोड़ी ना कि अंदर डीएनए ही डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो हमें क्या करना होता है, पहले सबसे पहले इस पे भी सेल वॉल होती है, प्लांट पे भी सेल वॉल होती है, और फंगी पे भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सो यदि हम बात करें बैक्टीरिया की, सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल है उसको ब्रेक करना होता है। ब्रेक करेंगे तभी तो जेनेटिक मटेरियल बाहर आएगा, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा। सो ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, एंजाइम चाहिएगा। और बैक्टीरिया की सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिएगा, उस एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ऐसे ही हमें प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल है उसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम चाहिएगा उसका नाम होता है सेलुलेज एंजाइम। एज किसके लगता है, एंजाइम के लगता है। और ऐसे ही फंगी, ये है फंगी, ये है प्लांट, और ये है बैक्टीरिया। सो फंगी की जो सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसको ब्रेक करने के लिए जो हमें एंजाइम चाहिएगा उसका नाम है काइटिनेज एंजाइम। काइटिनेज क्यों चाहिएगा, क्योंकि जो इसकी सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, लाइसोजाइम चाहिए होता है। तो दीज आर द एंजाइम विच इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन the cell wall of that particular organisms। कौन कौन सी है देखते हैं यहाँ पे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए क्या चाहिए, लाइसोजाइम। प्लांट के लिए क्या चाहिए, सेलुलेज। फंगी के लिए क्या चाहिए, काइटिनेज। मानो कि इन जो एंजाइम्स है, इन्होंने सेल को
ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हमारे पास क्या होता है, ये जो अंदर का मटेरियल है वो हमारे पास बाहर आ गया। अब इस अंदर के मटेरियल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। हमें केवल और केवल डीएनए थोड़ी ना मिलता है, तो हमें इस जो ये हमारे पास सारा का सारा सामान है, सारा का सारे जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, उनमें से हमें केवल और केवल किसको आइसोलेट करना है, हमें केवल और केवल डीएनए को आइसोलेट करना है। अब डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हमें किसको खत्म करना पड़ेगा, आरएनए को खत्म करना पड़ेगा और प्रोटीन को खत्म करना पड़ेगा। अब इस पर्टिकुलर चीज में से हमें आरएनए को खत्म करना है, आरएनए को डिसोशिएट करना है, आरएनए को डिग्रेड करना है, प्रोटीन को डिग्रेड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो कंपाउंड है, जो हमारे पास ये मटेरियल कूड़ा करकट की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको हम पहले आरएनए से ट्रीट करेंगे, फिर प्रोटीएज से ट्रीट करेंगे। जब आरएनए से ट्रीट कर देंगे उसके बाद सारा का सारा आरएनए खत्म हो जाएगा, प्रोटीएज को से ट्रीट कर देंगे तो सारा का सारा प्रोटीन खत्म हो जाएगा, और फिर जो हमारे पास बचेगा उसका नाम क्या है, डीएनए है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट है उसको किससे ट्रीट करते हैं, आरएनए, फिर किससे ट्रीट करते हैं, प्रोटीएज। आरएनएज एंजाइम होता है क्योंकि एज लग गया, और ऐसे आरएनएज होते हैं, ये इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। अब हमारे पास ना, अब ये मटेरियल प्रेजेंट है, अब इस मटेरियल में ना तो हमारे पास आरएनए है ना ही हमारे पास प्रोटीन है, बट कुछ अनवांटेड सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम इस प्रोडक्ट में इसमें क्या डालते हैं, एकदम से इथेनॉल डालते हैं। क्या डालेंगे, इथेनॉल, और वो इथेनॉल कौन सा होता है, चिल्ड इथेनॉल। जैसे ही हम इसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है, बिल्कुल जम जाता है, और उस प्रेसिपिटेट डीएनए को हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। हमें क्या मिल गया, हमें हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा डीएनए मिल गया। अब जो डीएनए मिला है वो कैसा मिला है, वो पूरा का पूरा मिला है, लंबा का लंबा। सो हमें जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, कटिंग थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो हमारे पास डीएनए आया है पूरा ऐसे 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 डबल हेलिक्स की फॉर्म में, उस डीएनए के हमें पीसेस कट करने हैं। अब उस पीसेस में से हमें पता है कि ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ये है इस डीएनए के अंदर ये वाली जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये वाली जो सीक्वेंस है वो है हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा डेवलप की जाती है। सो हम क्या करेंगे, इसको यहां से कटवाएंगे और इसको यहां से कटवाएंगे। तो अब क्या हुआ, ऐसा पड़ा है, ये भी आ जाएगा, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इसको डीएनए को कट कर देगा। कट करने के बाद हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स आ जाएगी जिसमें हमारा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। अब हम क्या करते हैं, जो डीएनए के छोटे छोटे पीसीज है जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किए, हम सारा का सारा प्रोसेस बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं पीछे, इसलिए अभी सिंपल यही बात करेंगे कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसने डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, जिसमें एक है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर हमारा डिजायर्ड सीक्वेंस। अब इस डिजायर्ड सीक्वेंस को हमें आइसोलेट करना है और सेपरेट करना है इन सारे के सारे अदर जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उनसे। अब डीएनए को आइसोलेट और डीएनए को सेपरेट करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक है वो क्या होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या होता है, आइसोलेट एंड सेपरेट, isolate and separate the DNA, RNA and protein। क्योंकि हम रेस्ट्रिक्शन एंड जो डीएनए है, जो सॉरी रेस्ट्रिक्शन नहीं, जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें केवल और केवल डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में केवल डीएनए यूज करेंगे। बाकी जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है वो ना केवल डीएनए के लिए बल्कि आरएनए के लिए भी होती है और प्रोटीन के लिए भी होती है। सो जो डीएनए होता है उसको आइसोलेट और सेपरेट करने के लिए हम एक टेक्निक परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल से मतलब आपका क्या समझ आता है कि कोई जेली जेली सब्सटेंस है, कोई जेली जेली मैट्रिक्स है,
और इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीएनए को आइसोलेट करना, डीएनए को सेपरेट करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रोसेस है, जो मैट्रिक्स है जो हम प्रिपेयर करेंगे, लैब में प्रिपेयर करते हैं, वो कैसे होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसका मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं। यदि लैब में हमें परफॉर्म करना है तो टेक्निक सीखनी है तो भी एग्रोज लेंगे। एग्रोज कहां से एक्सक्रेट किया जाता है? एग्रोज सीवीड से एक्सक्रेट किया जाता है, एल्गी से एक्सक्रेट किया जाता है, ठीक है। अब इस एग्रोज को किसमें मिक्स करेंगे? हॉट वाटर के अंदर। हॉट वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद नेटवर्क्स बनेंगे, ठीक है। नेटवर्क्स के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर प्रेजेंट होते हैं। नेटवर्क कैसे बनेंगे? ऐसे ऐसे करके एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, इंटरलिंक हो जाएंगे। इंटरलिंक होने के बाद भी जो पोर है वो प्रेजेंट होंगे, और उन पोर का काम क्या होता है? उन पोर का काम होता है डीएनए को मूव कराना, या इन पोर में से ही जो डीएनए है वो मूव करते हैं। तो इस तरीके से इसका मैट्रिक्स रेडी हो जाता है, और कुछ हमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स चाहिए, वेसल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करनी है, और हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। इस तरीके से हमने मानो एक जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का वेसल होता है वो ले लिया। यहां से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव एनोड रख दिया चार्ज में, यहाँ पे नेगेटिव कैथोड रख दिया। यहाँ पे सैंपल वॉल्स प्रेजेंट सॉरी सैंपल वेल्स प्रेजेंट होती है। सैंपल वेल्स का क्या मतलब होता है? जहां पर हम सैंपल्स को डालेंगे। यहां तक मानो हमने मैट्रिक्स फिल कर दिया। मैट्रिक्स के अंदर क्या है? एग्रोज है। एग्रोज कहां से एक्सट्रैक्ट किया था? सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया था। अब हमें क्या करना है? सारा का सारा प्रोसेस रेडी, कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए। अब हमने क्या किया था? जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को कट किए थे, वो सारा का सारा सैंपल लेंगे और इनके अंदर भर देंगे। क्या करेंगे? सैंपल वेल्स के अंदर भर देंगे। जैसे ही हमने सैंपल भरा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा दी। इसके अंदर से बैटरी लगा रखी है, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी आई। इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद क्या होगा? जो हमारा डीएनए होता है, जो हमारा डीएनए होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। हर हाल में नेगेटिव चार्ज होता है, समझ रहे हो? जो डीएनए होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। मानो यहाँ पे हमने डीएनए डाला, वो कैसा? नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज कभी नेगेटिव चार्ज की तरफ तो जाएगा नहीं। नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। सो ये जो डीएनए है वो कहां की तरफ मूव करने लग जाते हैं? एनोड की तरफ मूव करने लग जाते हैं। अब एनोड की तरफ इस तरीके से मूव करेंगे। अब हमें ये पता है कि जो छोटा डीएनए होता है, स्मॉल इन साइज होगा, उसका वेट कम होगा, और जिसका वेट कम होगा वो जल्दी जल्दी मूव कर लेगा, फास्ट मूव कर लेगा। ऐसे ही जो इनके छोटे छोटे डीएनए होते हैं, जो स्मॉल साइज के डीएनए होते हैं, जिनका वेट कम होता है, वो रैपिडली मूव करते हैं। और रैपिडली मूव करेंगे तो क्या होगा? रैपिडली मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव एंड के पास पहले पहुंच जाएंगे, और पॉजिटिव एंड के पास पहुंचने के बाद क्या होगा? वहीं की वहीं ठहर जाते हैं। ऐसे अब ये सारे के सारे हमने जो डीएनए डाले, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट है। किसी की लेंथ ज्यादा है, किसी की लेंथ कम है, किसी की लेंथ बीच की है, किसी की लेंथ छोटी है, किसी की लेंथ बड़ी है, इस तरीके का है। तो ये सारे के सारे डीएनए मूव तो करेंगे ही, लेकिन जो स्मॉल साइज के हैं वो पहले पहुंचेंगे, जो मिड साइज के हैं वो थोड़े बीच में पहुंचेंगे, और जो थोड़े बड़े हैं वो लास्ट में पहुंचेंगे। तो ये क्या, इस तरीके के हमें बैंड अपीयर होते हैं। स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल यहाँ पे है, फिर उससे बड़ा यहाँ पे है। इस तरीके से जो बैंड है वो हमें अपीयर हो जाते हैं। किसके बैंड? डीएनए के बैंड। लेकिन ये एग्रोज के अंदर, ये हमें जेल के अंदर दिखाई नहीं दे रहे। ये जो डीएनए है हमने डाला है, ये जो सेपरेशन है वो हमें जो इसके अंदर, एग्रोज के अंदर दिखाई नहीं दे रहे। अब यदि हमें दिखाई ही नहीं दे रहे डीएनए, तो हम इनको आइसोलेट कैसे करेंगे? बाहर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक डाई यूज की जाती है लैब के अंदर, जिसका नाम है ETBr, एथिडियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन आता है यहां से, एथिडियम ब्रोमाइड। सो एथिडियम ब्रोमाइड को क्या करेंगे हम? इसके अंदर डाल दिया। पहले तो सारा प्रोसेस करवाया। सारा प्रोसेस कराने के बाद क्या होता है? सारे डीएनए सेपरेट हो गए अपने साइज के अकॉर्डिंग। साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होने के बाद क्या करते हैं? ETBr डाल दिया इसके अंदर। अब ETBr इसके अंदर डाल दिया, अब क्या होगा? क्योंकि ये डाई है, ये अपना कलर छोड़ेगी।
और इस डाई के कलर को रिसीव कौन करेगा? इस डाई के कलर को रिसीव करता है डीएनए। इस डाई को डालने के बाद जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो किस कलर के दिखाई देने लग जाते हैं? वो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। किस कलर के? ब्राइट ऑरेंज। ठीक है, ईटीबीआर डाई डाली, इथिडियम ब्रोमाइड, और जो हमारे पास कलर आया डीएनए का वो कौन सा है? रेड कलर, सॉरी ऑरेंज कलर है, और वो भी ऑरेंज में कैसा है? इथिडी, वो बिल्कुल ब्राइट ऑरेंज। ठीक है, अब यहां तक का प्रोसेस क्लियर है कि हमारे जो डीएनए है वो विजिबल हो गए, दिखने लग गए। और एक और बात है, ये दिखेंगे कब? ये डीएनए नॉर्मल लाइट में नहीं दिखते, ये डीएनए दिखते हैं यूवी लाइट में। पहली बात तो हमने एक डाई डाली, डाई डालने के बाद इनको कलर किया, लेकिन अभी भी हमें किस लाइट की रिक्वायरमेंट है? हमें यूवी लाइट की रिक्वायरमेंट है डीएनए को देखने के लिए। अब जैसे ही हमें डीएनए दिख गए, सब कुछ सेट है, उसके बाद हम क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो डीएनए को नहीं छोड़ेंगे ना, इसके अंदर छोड़ने के लिए थोड़ी ना प्रोसेस किया है, ये इतनी सारी मेहनत करी है। हम क्या करेंगे? इसमें से डीएनए को बाहर निकालेंगे। इसमें से डीएनए को बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूजन, ELUTION, इल्यूजन। ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में डीएनए को देखने के लिए कौन सी डाई का यूज करते हैं? ईटीबीआर डाई का यूज करते हैं। और जब हम ईटीबीआर डाई डालते हैं तो कौन सा कलर अपीयर होता है डीएनए का? ब्राइट ऑरेंज कलर। और जब हमारे पास यदि मानो क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन कौन सी जो कंडीशंस है वो जरूरी होती है डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर देखने के लिए, तो ईटीबीआर जरूरी होता है, उसके साथ साथ क्या जरूरी होता है? यूवी लाइट्स जरूरी होती है। इन दोनों की ही प्रेजेंस हमें चाहिए, किसी एक से काम नहीं होगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन विच वी सेपरेट एंड आइसोलेट द डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। हमने क्या किया? जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया। जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लो ये आ गया हमारे पास, इट्टू सा। ठीक है, अब हमने क्या किया है? जीन ऑफ इंटरेस्ट को मान लो होस्ट में डाल दिया, इतना सा है। ठीक है, ये कंडीशंस जो ये केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, वो ऐसा तो नहीं है ना कि 100% इसके रिजल्ट आते हैं। कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें नहीं होती है। इसलिए हमारे सेफ साइड के लिए हम क्या करते हैं कि एक अच्छी अमाउंट रेडी कर लेते हैं डीएनए की, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है। पहले आइसोलेट किया, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, कट करने के बाद उसे सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, इतना लंबा प्रोसेस है। यदि हमने मानो ये डाली एक प्लाज्मिड के अंदर, ना डली, ये डिसोसिएट हो गई, तो हम क्या करेंगे? दोबारा प्रोसेस इतना बड़ा थोड़ी ना करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस जो एक छोटी कॉपी है हमारे पास, केवल एक कॉपी प्रेजेंट है, उस कॉपी के नंबर ऑफ कॉपीज बना लेते हैं, बिलियंस ऑफ कॉपीज बना लेते हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज बना लेते हैं। और इस एक डीएनए की कॉपी से नंबर ऑफ डीएनए की कॉपी बनाने के लिए जो टेक्निक हमें रिक्वायर होती है उसका नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीसीआर। पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम और क्या क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? डीएनए के नंबर को इंक्रीज करता है, डीएनए के एक छोटे से डीएनए को एम्प्लीफाई करता है, वैसे ही इसका नाम क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। इसके साथ साथ क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो। बाहर की कंडीशन में डीएनए का रेप्लिकेशन, ये डीएनए हमारे पास, इसकी कॉपी हम इंक्रीज करेंगे तो डीएनए का रेप्लिकेशन ही है। लेकिन ये प्रोसेस हम किसी सेल के अंदर नहीं कर रहे, ये प्रोसेस हम बाहर कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन या इंक्रीज द कॉपीज ऑफ डीएनए। अब हमें क्या करना होता है पीसीआर के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए? 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में कौन सा होता है? एक्सटेंशन, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज डीनेचुरेशन, सेकेंड वन इज एनीलिंग एंड थर्ड वन इज एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप होते हैं। और हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है पीसीआर को कंडक्ट करने के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो चाहिए वो है डीएनए की टेम्पलेट।
मानो हमारे पास ये ही प्रेजेंट नहीं है, यदि हमारे पास यही प्रेजेंट नहीं है तो हम पीसीआर कहां से करेंगे, नहीं होगा ना। इसलिए हमें क्या चाहिए, डीएनए की टेम्पलेट या फिर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद हमें क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर। और थर्ड हमें क्या चाहिए, एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, हेलिकेज एंजाइम होता है, टैग पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, ये 3-4 एंजाइम्स होते हैं। हेलिकेज एंजाइम होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के काम आता है। डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन इंक्रीज करता है। टैग पॉलीमरेज इज जस्ट लाइक अ डीएनए पॉलीमरेज और बैक्टीरिया से एक्सक्रेट आउट किया जाता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि वेरी हॉट टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेता है। सो टैग पॉलीमरेज ऐसा एंजाइम है जो कि एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है। टैग पॉलीमरेज है वो डीएनए को एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर पीसीआर टेक्निक। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे पीसीआर टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए एक डीएनए की टेम्पलेट इस तरीके की। इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को जोड़ दो, ऐसे जोड़ने नहीं, ऐसे जोड़ो पूरा बड़ा करके, ऐसे ऐसे। यहां पे कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा एंड है, 5 डैश। ये कौन सा है, 3 डैश। ये कौन सा है, 3 डैश। ये कौन सा है, 5 डैश। बोथ स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये स्ट्रैंड जैसी है, इसके जस्ट अपोजिट ये ऐसी है। ठीक है, ये तो पता है हमें डीएनए के बारे में, वरना बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लेंगे। आगे आओ, अब यहां से हमारा पहला स्टेप शुरू हो जाता है। और पहले स्टेप में क्या होता है, हमने दिया 92 से 94 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस में। इतना ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए हमारे, टूट गए, टूट गए। सो दिस इज द एक्सटेंशन, यहां पे लिख देते हैं, सॉरी एक्सटेंशन बड़ा याद आ रहा है। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना। यहां पे हमारे बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, आरएनए प्राइमर को अटैच कर दिया। कहां अटैच करेंगे आरएनए प्राइमर को हम लोग, 5 डैश एंड 3 डैश एंड, 3 डैश एंड 5 डैश एंड। तो हम ऑलवेज 3 डैश एंड पे आरएनए प्राइमर को अटैच करते हैं। हमें एक बात पता होनी चाहिए, यहां पे रिमूव कर दूंगी लिख के, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो हमेशा 5 डैश एंड से 3 डैश एंड होता है। कहां होता है, 5 डैश एंड से 3 डैश एंड। जो रेप्लिकेशन होगा डीएनए का वो हमेशा इस तरीके से होगा। यहाँ पे 3 डैश एंड है और यहाँ पे जो हमारी नई स्ट्रैंड बनेगी उसका यहाँ पे 5 डैश एंड होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, 3 डैश एंड होगा इस तरीके से। सो जो रेप्लिकेशन है वो किस साइड इंक्रीज हुआ है, 5 डैश से 3 डैश। सेम टू सेम यहाँ पे ये 3 डैश है तो यहाँ पे क्या होगा, 5 डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डैश। सो 5 डैश से 3 डैश जो रेप्लिकेशन का इंक्रीज है वो होता है। सो हमने आरएनए प्राइमर कहाँ अटैच किए, 3 डैश एंड पे, 3 डैश एंड पे। अब हमने आरएनए प्राइमर क्यों अटैच किए, अटैच किए बहुत बढ़िया बात है, करे, लेकिन क्यों अटैच करें। आरएनए प्राइमर को अटैच करने का जो रीजन है वो ये है कि न्यूक्लियोटाइड्स एकदम से आके यहाँ पे अटैच नहीं हो सकते। न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच होने के लिए 3OH बॉन्ड चाहिए होता है। 3 डैश पे OH प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो आएंगे और इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। OH OH ऐसे करके बॉन्ड बनाएगा और यहां से पानी निकल जाएगा और O बच जाएगा, एस्टर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। यहां पे तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो एकदम से न्यूक्लियोटाइड कहां से आएगा, नहीं आएगा ना। तो हमें पहले एक आरएनए डालना होता है, आरएनए प्राइमर डालना होता है। और आरएनए प्राइमर क्या होता है, उसमें भी 7 से 8 से 10 जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स वो प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आरएनए प्राइमर आ जाएगा तो यहाँ पे 3OH प्रेजेंट होता है जो आरएनए में होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड फिर आके और जुड़ने लग जाते हैं। तो आरएनए प्राइमर अटैच करना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एनीलिंग। क्या बोलते हैं इसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इज डीनेचुरेशन पहला, दूसरा क्या हो जाएगा, एनीलिंग। जो एनीलिंग होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा नहीं होता,
इतना ही होगा केवल, ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। अब इसके बाद आरएनए प्राइमर अटैच कर दिया हमने। इसके बाद जो डीएनए यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है जो हमने डाले हुए हैं, क्योंकि हम तो इन विट्रो कर रहे हैं ना, सेल के अंदर थोड़े ना जो न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, हमने डाल ले हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या करेंगे, धीरे धीरे आएंगे यहां पर अटैच हो जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे यहां पर अटैच हो जाएंगे, इस तरीके से। अब ये डीएनए जो सॉरी ये न्यूक्लियोटाइड्स है वो यहां पर अटैच क्यों हो रहे हैं, अपने आप से तो कोई काम नहीं करता। अब न्यूक्लियोटाइड्स को स्ट्रैंड पर अटैच होने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है उसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ऐसे ऐसे क्या होगा, यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी हेल्प से जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो यहाँ पर अटैच होते जाएंगे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, इसे लेके आएगा यहाँ पे लगा देगा, इसे लेके आएगा यहाँ पे लगा देगा, ऐसे ही यहाँ पे, और ऐसे जो एक्सटेंशन है वो शुरू होता जाएगा। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, एक आरएनए से शुरू हुआ था, फिर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड 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 लगते 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 ये यहां तक पूरी की पूरी जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो बन जाती है। और इस वाले प्रोसेस को या इस वाले स्टेप को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना। बढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो 3 स्टेप तो हो गए इसके, अब हमें देखना है लास्ट स्टेप। एक बार डायग्राम ढंग से बना देती हूं ताकि क्लियर रहे। पहले हमारे पास एक डीएनए है इस तरीके से 5' 3' 3' 5'। यहाँ पे हमने क्या किया, 92 से 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने के बाद हमारे पास इस तरीके से एक स्ट्रैंड आ गई और इस तरीके से एक स्ट्रैंड आ जाती है। ये हो जाएगा 3', ये हो जाएगा 5', ये हो जाएगा 5', ये हो जाएगा 3'। यहाँ पर हमने एक आरएनए प्राइमर ऐड कर दिया 5' और ये ठीक है। यहाँ पे भी हमने एक आरएनए प्राइमर ऐड कर दिया, तो ये हो गया 5'। इसके बाद ये जगह 3', 3'। इसके बाद ये जगह 5', ये हो जाएगा 3', ये हो जाएगा 5'। यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स का कलर ऐसा कर देंगे। यहाँ पे 3', ये हो जाएगा 5', ये हो जाएगा 5', ये हो जाएगा 3'। यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे। का यहाँ लिख देते हैं। सो इस तरीके से क्या होता है, ये हो जाएगा डीनेचुरेशन फर्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा एनिलिंग सेकंड स्टेप, ये हो जाएगा थर्ड स्टेप एक्सटेंशन। लेकिन फोर्थ जो स्टेप है उसमें क्या होगा, हमारे पास 2 डीएनए आ जाएंगे। एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, हमारे पास 2 डीएनए। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ गए दोनों के, यहाँ पे इसके हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ गए। यहाँ पे 5' एंड, यहाँ पे 3' एंड, यहाँ पे 5' एंड, यहाँ पे 3' एंड, यहाँ पे 3' एंड, यहाँ पे 5', यहाँ पे 5', यहाँ पे 3'। सो हमने क्या देखा पूरे पीसीआर के अंदर कि हमने एक डीएनए लिया था, हमने एक कॉपी ली थी डीएनए की, उससे हमें कितनी कॉपी मिली, 2 कॉपी मिली। कितने पीसीआर में, एक पीसीआर में। एक पीसीआर में हमने कितनी कॉपी मिली, 2। 2 पीसीआर में कितनी मिलेगी, 4। 4 में कितनी मिलेगी, 8। 8 में कितनी मिलेगी, 16। 16 में कितनी मिलेगी, 32। 32 में कितनी मिलेगी, 64। 64 में कितनी मिलेगी, 128। 128 में कितनी मिलेगी, 256। आगे क्या आप देख लेना। सो हमने क्या बोला कि विद इन 30 मिनट्स या बहुत जल्दी ये प्रोसेस होता है, और पीसीआर के थ्रू बहुत जल्दी ही हम जो डीएनए की कॉपीज है उसको इंक्रीज कर लेते हैं। अब हमारे पास इतनी सारी कॉपीज है, इतनी सारी कॉपी को हम होस्ट डीएनए के अंदर ट्रांसफर करते हैं। होस्ट डीएनए के अंदर होस्ट के अंदर, डीएनए के अंदर नहीं, होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, मान लो कोई कॉपी ना भी हो, कोई रेट अनसक्सेसफुल निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं, हम दूसरा कर लेंगे, है ना। वो पूरा स्टेप करने से तो बहुत अच्छा है, हम दोबारा होस्ट में डाल के देख ले, है ना। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास आरडीएनए टेक्नोलॉजी का, वो ये स्टेप है कि हमारे पास डीएनए प्रिपेयर हो गया, हमने बहुत सारी कॉपीज बना ली। अब हमें इस डीएनए को, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, उस रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डालना है। अब होस्ट के अंदर कैसे डाले वो देखते हैं, चलो।
हाउ, क्या करना है? टेक्निक टू ट्रांसफर rDNA इन होस्ट। एक होता है डायरेक्ट ट्रांसफर, और एक होता है डीएनए मेडिएटेड ट्रांसफर। पहले पढ़ेंगे ये। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम होता है इसका? ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इस प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारे पास ये होस्ट की सेल प्रेजेंट है और हमारे पास ये मान लो कुछ भी एक कटोरा, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? डीएनए डाल दिया। कौन सा डीएनए? आरडीएनए। बहुत सारे आरडीएनए डाल दी, ये सेल डाल दी। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि ये सेल खुद ब खुद इस वेसल से आरडीएनए को अपने अंदर ले ले। ये आरडीएनए है, इसको अपने अंदर ले ले और अपने जो जीनोम है उसमें शामिल कर ले। This process is called transformation. Transformation is a process in which a cell या host cell naturally take up a rDNA from the environment या फिर outer environment. This is called transformation. अब हमें ये देखना होता है कि ये खुद तो ले ले, माने ले लेगी, बहुत अच्छे से ले लेगी। जो ये सेल है ये बैक्टीरिया की सेल है, मानो ई कोलाई मान ले, तो दूर क्यों जाए। ये जो सेल है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसे नेचर की होती है? वो तो लिपिड से बनी होती है। अब लिपिड क्या है? लिपिड तो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है? जो वाटर को क्या करता है? वाटर से नफरत करता है, वाटर को रिपेल करता है। चलो भागो यहां से, ऐसे इस तरीके से। और जो आरडीएनए हमने बनाया है वो आरडीएनए तो हाइड्रोफोबिक है भाई। ये एक दूसरे से तो बहुत अपोजिट निकल गए। अब एक दूसरे से अपोजिट हो गए तो एक दूसरे से कहां से इंटरेक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। ये सेल बोलेगी चल तू तो निकल, तू तो हाइड्रोफोबिक, सॉरी हाइड्रोफिलिक। क्या बोलेगी? तू तो हाइड्रोफिलिक है, चल निकल, मैं तेरे को अपने अंदर नहीं ले रही। ऐसा ही होगा ना। सो हम क्या करते हैं? हम इस सेल को इस लायक बनाते हैं कि ये इसको अपने अंदर ले ले। हाइड्रोफोबिक नेचर होने के बाद भी ये हाइड्रोफिलिक नेचर को अपने अंदर ले ले। हम इसको इस लायक बनाएंगे। अब इस लायक बनाने के लिए हमें इस सेल के साथ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि बिना करे कुछ काम हो जाएगा, बिना करे तो कुछ नहीं होता। सो क्या होगा? हम इस सेल के साथ क्या करेंगे? कुछ करते हैं, उस प्रोसेस को हम समझते हैं। ये सेल है हमारे पास ई कोलाई की। अब इस ई कोलाई की सेल को हम करते हैं टॉर्चर। किसके साथ? Ca2 पॉजिटिव के साथ, या फिर डाइवेलेंट कैटायन बोल सकते हैं हम इसको। इसके साथ ट्रीट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे? टॉर्चर करेंगे कि ले 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 ले, डीएनए को अपने अंदर ले, डीएनए को अपने अंदर ले, इस तरीके से बोलेंगे ना। तो टॉर्चर करने के साथ क्या करेंगे? पहले इसको आइस शॉक देंगे कि चल तू बर्फ पे पड़ जा, तो हमारे डीएनए को अपने अंदर नहीं ले रही, जो तू बर्फ पे पड़ जा। इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे? हीट शॉक देंगे। आइट शॉक से ये पिघलेगी नहीं कि नहीं भाई मैं तो नहीं मानूंगी, तो ये क्या करेंगे? इसको हीट शॉक देंगे कि चल तो अब गर्मी में मर। गर्मी कितनी गर्मी होगी? 42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होगी। फिर इस सेल फिर भी नहीं माननी कि नहीं भाई मैं तो अब भी ना लूं, तुम्हारा जो हाइड्रोफिलिक डीएनए है मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं तो हाइड्रोफोबिक नेचर की हूं, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। फिर नहीं माननी तो कोई बात नहीं, दोबारा से आइस शॉक दे देंगे। छोटी सी सेल है और तो क्या करेंगे इसके साथ। लेकिन दोबारा जब भी आइस गर्मी से एकदम से सर्दी में आती है तो इसे कपकपीट चढ़ गई। अभी बोलेगी चलो ठीक है मैं ले लूंगी, मैं ले लूंगी। तो इसके बाद ये जो सेल है वो कैपेबल हो जाती है किसके? डीएनए को अपने अंदर लेने के। इस फेज में जो सेल होगी वो अपने अंदर छोटे छोटे सा कुछ पोर वगैरह क्रिएट करती है और यहां से जो आरडीएनए है वो अंदर आ जाएगा। आरडीएनए अंदर आने के बाद इसके जीनोम में मिल जाएगा और यहां से हम इस ई कोलाई को उठा के बायोरिएक्टर में फेंक देंगे। फेंकने के बाद इस ई कोलाई की नंबर ऑफ कॉपीज बनाएंगे। नंबर ऑफ कॉपीज के साथ साथ हमारा प्रोटीन भी बनेगा। प्रोटीन बनने के साथ हम प्रोटीन को एक्सक्रीट आउट करेंगे। सही चल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, डीएनए मेडिटेड ट्रांसफर। होता ट्रांसफॉर्मेशन ही है, बट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस सेल के साथ क्या करना पड़ता है? पहले इस सेल के साथ ऐसा सुलूक करना पड़ता है।
सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, या फिर फर्स्ट स्टेप तो क्या, पहला टाइप, कि ऐसे भी हम जो है वहां डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफर में क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर में होते हैं बहुत सारे मेथड। बहुत सारे मेथड में पहला मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो का मतलब छोटा, इंजेक्शन का मतलब इंजेक्शन। इसमें क्या करेंगे, हमने एक सेल ले ली, वेट ही नहीं करना किसी का कि कोई वेक्टर आए कुछ लगाए कुछ ना लगाए, कोई चक्कर नहीं है। हमने क्या किया, आरडीएनए को, इंजेक्शन इस तरीके का ही होता है ना, ये ज्यादा बड़ी होगी बट कोई बात नहीं, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की बात है। इस तरीके से चलो अच्छा ही बना लेती हूँ। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, हम एक माइक्रो पिपेट लेते हैं, जो नॉर्मल इंजेक्शन से उसकी जो सुई होती है वो कम होती है। अब इसमें हमने एक सेल को लिया, सेल को ऐसे माइक्रोस्कोप में रखा, क्योंकि वैसे तो दिखेगी नहीं, ऐसे माइक्रोस्कोप में रखा। फिर उसके बाद डायरेक्ट माइक्रो पिपेट की हेल्प से, माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से डायरेक्ट जो सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है ना डीएनए, उसके अंदर डायरेक्ट अपने आरडीएनए को ट्रांसफर कर दिया कि ले, हमें कोई मतलब ही नहीं है किसी और से, ले हमने अपना पे भेज दिया, यहाँ पे आरडीएनए आ गया, आरडीएनए आ गया, अपना रेप्लिकेशन शुरू कर देगा यहाँ पे। बस दिस इज अ माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ये कब होता है माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन का जो यूज है वो मोस्टली, क्या नाम था उसका, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, मतलब जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ये फर्टिलाइजेशन में हम यूज करते हैं ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर, सीमेन को ट्रांसफर करते हैं, डायरेक्ट स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, इस तरीके से कोई टेक्निक होती है, उसमें डालते हैं। और भी डायरेक्ट हम न्यूक्लियस के अंदर डालते हैं, डायरेक्ट मोस्टली ये ओवेरी ओसाइट्स वगैरह में ही होता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, कौन सा, माइक्रो इंजेक्शन। सेकंड मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड होता है बायोलिस्टिक और गन मेथड। गन का मतलब पता है क्या होता है, बंदूक। सो जो गन है उसकी जो गोली है, गोल्ड या टंगस्टन की बनी होती है, उस गोली पर हमने क्या किया, आरडीएनए को रैप कर दिया। ये तो भी क्या याद रखेगा, ऐसे रैप कर दिया हमने। यहां पे हमने ले ली एक प्लांट, प्लांट सेल मान लो। अब इस गोली को हम क्या करेंगे, बंदूक से निकालेंगे और डायरेक्ट इसके अंदर डाल देंगे, ऐसे। अब ऐसा एज्यूम किया जाता है कि यहां पर इस पे तो ये आरडीएनए हमने कोट कर दिया, ये गोल्ड की बुलेट है, सॉरी गोल्ड एंड टंगस्टन की बुलेट है, बुलेट पे हमने आरडीएनए को कोट कर दिया। कोट करने के बाद जो प्लांट है उसके ऊपर बोम्बार्डमेंट की, बोम्बार्डमेंट करने के बाद जो गोली है वो अंदर चली गई, अंदर जाने के बाद जो आरडीएनए है वो यहीं का यहीं रह जाएगा, और यहीं का यहीं रहने के बाद जो सेल है उनके न्यूक्लियस के साथ मिल जाएगा और अपनी आगे की प्रोसेसिंग है वो शुरू की जाएगी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कोट करेंगे और वहां पर अनकोट वो हो जाता है। सो दिस इज द सेकंड मेथड, बायोलिस्टिक एंड गन मेथड। दिस बायोलिस्टिक और गन मेथड है वो मोस्ट प्रोबेबली प्लांट के लिए यूज किया जाता है, और समटाइम्स किसके लिए, एनिमल्स के लिए यूज होता है। अब हमारे पास थर्ड मेथड है, उसका नाम है केमिकल मेडिएटेड ट्रांसफर। केमिकल मेडिएटेड ट्रांसफर में क्या होता है, पीईजी नाम का एक केमिकल होता है, पीईजी की फुल फॉर्म पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। ये हेल्प करता है किसमें, आरडीएनए के ट्रांसफर में, किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, सो दिस इज द केमिकल मेडिएटेड ट्रांसफर। अब जो लास्ट जो मेथड है डायरेक्ट का, वो है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या है, हमारे पास एक सेल प्रेजेंट है, उस सेल के अंदर आरडीएनए को ट्रांसफर करने के लिए आर्टिफिशियली पोर क्रिएट किए जाते हैं।
क्या किए जाते हैं, आर्टिफिशियली पोर क्रिएट, पोर का मतलब क्या होता है, छेद होते हैं ना, आर्टिफिशियली पोर क्रिएट कर दिए, यहाँ पर आरडीएनए रखा है, अब इन पोर में से आरडीएनए को अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ये पोर किससे बनते हैं, क्या यूज किया जाता है पोर क्रिएट करने के लिए, पोर क्रिएट करने के लिए या तो लाइसोजाइम यूज करते हैं या फिर CaCl2 यूज करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोपोरेशन, पोरेशन क्रिएट, टेम्परेरी पोर क्रिएट करेंगे सेल वॉल के अंदर आरडीएनए को डालने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, लाइसोजाइम या फिर CaCl2। दिस इज द मेथड विच इज यूज टू ट्रांसफर आरडीएनए इन द होस्ट सेल। अब क्या हुआ हमारे पास, होस्ट के अंदर कैसे ना कैसे तो ट्रांसफर हो ही गया होगा, इतने बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डीएनए हमने बनाए थे पीसीआर से, वैसे थोड़ी ना बनाए थे, और ट्रांसफर करने के लिए तो बनाए थे। अब हमारे पास आ गई मानो सेल, ये इसके अंदर आ गया मानो इस तरीके से प्लाज्मिड, होस्ट सेल रेडी है बिल्कुल हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसका कल्चर करेंगे, एक से काम थोड़ी ना आएगा, हम इसको क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। और कल्चर किस में करते हैं, बायो रिएक्टर में। किस में करते हैं, बायो रिएक्टर में। बायो रिएक्टर में क्या होता है, यदि हमने कोई ऑर्गेनिज्म डाला है, यदि हमने कोई ऑर्गेनिज्म डाला है, तो वो अपनी जो प्रोडक्शन है, वो अपनी कॉपीज है, वो इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज करने के साथ साथ प्लाज्मिड भी इंक्रीज होंगे, प्लाज्मिड इंक्रीज होने के साथ हमारा ये जो डिजायर्ड डीएनए है वो भी इंक्रीज होगा। अब डिजायर्ड डीएनए से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी इंक्रीज होगा। सो हम किस में डालते हैं, बायोरिएक्टर में। बायोरिएक्टर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। बायोरिएक्टर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। रफली डायग्राम में आप उसमें से देख लेना, एनसीईआरटी में से। सो 2 टाइप के जो बायोरिएक्टर होते हैं, वो 2 टाइप के क्यों होते हैं, वो पता करना है। एक तो होता है स्टेड टाइप बायोरिएक्टर, एक होता है स्पार्ज टाइप बायोरिएक्टर। स्पार्ज में क्या होता है, स्पार्ज के अंदर जो सरफेस होगा वो इस तरीके से होगा, प्लेन होगा। साथ के साथ यहां पर स्पार्ज में एक प्लेट प्रेजेंट होती है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना बबल्स की फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा प्रोडक्ट है, एक और जो मोटर है वो लगाई जाती है मिक्स करने के लिए, लेकिन इसमें जो ज्यादातर मिक्सिंग होती है वो मोटर की वजह से नहीं होती। मोटर मिक्स करता है बट कम मिक्स करता है। मिक्सिंग क्यों जरूरी है, मिक्सिंग इसलिए जरूरी है ताकि हमने, अब ऐसा तो है नहीं ना कि इकोलाई बस अपने आप ही ग्रो करता रहेगा, हमने इकोलाई को प्रॉपर कंडीशंस देनी पड़ेगी, प्रॉपर पीएच देना पड़ेगा, प्रॉपर फूड देना पड़ेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। साथ के साथ जो इकोलाई मर गए हैं या फिर जो इकोलाई का वेस्ट मटेरियल है, इकोलाई की वेस्ट मटेरियल, उनको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम उनको रिमूव नहीं करेंगे तो सारा का सारा तो स्लग से भर जाएगा ना, इसीलिए वो चीज। अब मानो यहाँ पे हमने डाला खाना, क्या बोलते हैं खाने को, ब्रोथ बोलते हैं। खाना डाला, अब ये खाना एक साइड ही है, यहाँ के इकोलाई मरने लग रहे हैं, यहाँ के इकोलाई बढ़िया खा पी रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस खाने को सर्कुलेट करवाना पड़ता है। यदि हमने ऑक्सीजन डाली तो ऑक्सीजन को भी सर्कुलेट करवाना पड़ता है। इसके लिए हमने क्या लगाई, मोटर लगाई। मोटर इसमें कम मिक्स करती है। इसमें कौन ज्यादा मिक्स करता है, इसमें मिक्स करती है ये स्पार्स प्लेट। स्पार्स प्लेट के थ्रू जो ऑक्सीजन के बबल है वो ट्रांसफर होते हैं, और ये ऑक्सीजन के बबल्स ही जो ब्रोथ है, खाना है, ऑक्सीजन है, इन सब चीजों को या और भी मिनरल्स वगैरह है उनको मिक्स करेंगे। सो दिस इज द स्पार्स टाइप बायोरिएक्टर। और इन बायोरिएक्टर में क्या होगा, ऊपर से हम खाना वाना देते हैं, नीचे से हम वेस्ट मटेरियल को निकाल लेते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें कोई इस तरीके की प्लेट नहीं है, स्पार्ज प्लेट नहीं है। तो मिक्सिंग किससे होगी, मिक्सिंग के लिए एक मोटर लगा रखी है, मोटर के आगे पीछे ये लगा रखे हैं। ऊपर के झाग को हटाने के लिए फोम ब्रेकर होता है, यहां से होता है फोम ब्रेकर। फोम ब्रेकर, ये मोटर जैसे जैसे सर्कुलेट करेगी वैसे वैसे जो खाना पीना है वो सारा का सारा मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे कोई एक जगह होती है जहां से फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आती है, यहाँ पे हम पीएच को डिटेक्ट करते हैं कि पीएच बिल्कुल सही है या नहीं है। एक जगह होती है जहां से हम खाना डालते हैं, और बायोरिएक्टर के अंदर ही एक पोर्शन होता है जहां से हम सैंपल को बाहर निकाल सकते हैं। सैंपल को बाहर निकालने का मतलब यहाँ से जो थोड़ा सा सामान हम बाहर निकाल लेंगे
और हम ये देख लेंगे कि इसके अंदर किसी चीज की कमी तो नहीं है, ई कोलाई ज्यादा मर तो नहीं रहे हैं, क्या कंडीशन है क्या कंडीशन नहीं है। सो दीज आर द बायोरिएक्टर्स which is used to culture the host organism and provide the desired material। अब हमारे पास क्या हुआ, हमें मिल गया प्रोडक्ट, हमने बायोरिएक्ट किया, बायोरिएक्ट करने के बाद हमारे क्या पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। बट वो प्रोडक्ट कैसा था, उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ मरे हुए ई कोलाई भी होंगे या फिर मरे हुए ऑर्गेनिज्म भी होंगे, वेस्ट मटेरियल भी होगा, प्लस हमारा अच्छा वाला मटेरियल भी होगा, ऐसा बहुत कुछ सामान प्रेजेंट होता है ना। तो हमें ये सामान मार्केट तक पहुंचाने के से पहले एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसका नाम होता है डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करना और उसे मार्केट में बेचने लायक बनाना या लोगों के द्वारा यूज करने लायक बनाना। डाउन स्ट्रीमिंग में क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमने गुड मटेरियल को क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद हमें क्या करना है, प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई करने के बाद हमने इसके अंदर क्या डालना है, प्रिजर्वेटिव्स डाल देने हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कोई इतने बड़े कल्चर पे हमने सामान बनाया और वो जबी के जबी यूज हो, प्रिजर्वेटिव डालते ताकि उसे लॉन्ग टाइम तक अच्छा रख सके और बेहतरीन क्वालिटी में रख सके। सो दीज आर द प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन द डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग में क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है उस प्रोडक्ट को हम मार्केट के लायक बना सके। सो दिस इज द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, सब कुछ इन्वॉल्व हो गया। सो थैंक यू सो मच।